Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज हम अपना क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो लास्ट 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया है। आज हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। जो वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है मेरे पास, ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। अब जो मेरे पास वर्ड इलेक्ट्रो है, जो मेरे पास वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये कंसर्न किससे करता है, किसकी स्टडी से, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी से कंसर्न करता है। और जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है, जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिज्म कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट, या आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, यानी मैग्नेटिज्म में हमारे पास किसकी स्टडी को हम कंसर्न करते हैं, मैग्नेट की स्टडी के बारे में। ठीक है, हमारा कंसर्न मैग्नेट्स के बारे में होता है, मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट के बारे में। अब आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। जिसके सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच हैव मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट्स के हमारे पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल में हमारे पास टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, और इसी तरह जब वो साउथ पोल पे जाती हैं तो दोबारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ रही होती हैं। ये नहीं होता कि वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो गए, साउथ पोल में टर्मिनेट होकर रुक जाएँ। वो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ पोल क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। तो इसके बारे में आप पहले हर छोटी क्लासेस में, लो क्लासेस में इसके मैग्नेट्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम मैग्नेटिज्म को यहाँ पे सबसे पहले डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो वर्ड मैग्नेटिज्म है ये कब डिराइव हुआ, इसकी डिस्कशन कब हुई, इसकी स्टडी कैसे हुई हमारे पास। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म, क्योंकि जो हमारे पास वर्ड इलेक्ट्रो है ये हमारे पास कंसर्न करता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, जिसको हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करके आ गए कि हमारे पास चार्जेस किस तरह फ्लो करते हैं, उनके फ्लो ऑफ चार्जेस से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट होती है। ठीक है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कशन करके आ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले कंसनट्रेट करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है ये कहाँ से आया वर्ड, इसकी स्टडी हमारे पास कैसे आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म है वो हमारे पास स्टार्ट हुई है with the discovery of mineral called lodestone. The study of magnetism is started with the discovery of mineral called lodestone. यानी जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है इसकी स्टडी हमारे पास कब स्टार्ट हुई, जब हमारे पास एक मिनरल की डिस्कवरी हुई, और वो मिनरल हमारे पास क्या है, लोडस्टोन है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म is started with the discovery of mineral called lodestone। यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है उसकी स्टडी हमारे पास कब स्टार्ट हुई, जब हमारे पास एक मिनरल की डिस्कवरी हुई, और वो मिनरल हमारे पास क्या था, लोडस्टोन था। विच वर फाउंड टू अट्रैक्ट आयरन इन अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स, जिसको ऑब्जर्व जब किया गया तो ये आयरन और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं, विच वर फाउंड टू अट्रैक्ट iron and other magnetic materials.
एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि जब इसको ऑब्जर्व किया गया, जब इसके बारे में जाना गया, ठीक है, जब इसको देखा गया तो ये आयरन को, ठीक है, आयरन भी एक मिनरल है, और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब बेसिकली जो लोड स्टोन है मेरे पास, लोड स्टोन, अब लोड स्टोन को LODE लोड भी लिख सकते हैं, LOAD लोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके स्पेलिंग दोनों तरह हो सकते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास लोड स्टोन है, जो हमारे पास क्या है, लोड स्टोन है, ये एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड रॉक है हमारे पास, नेचुरली मैग्नेटाइज्ड रॉक। बेसिकली लोड स्टोन इज़ अ नेचुरली मैग्नेटाइज्ड रॉक। ये हमारे पास एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड रॉक है, यानी इसके अंदर नेचुरली हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरे मिनरल्स को, यानी आयरन को या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर इस लोड स्टोन को आप फ्रीली हैंग कर दें, अगर इस लोड स्टोन को आप फ्रीली क्या कर दें, हैंग कर दें, लेट्स सपोज ये मेरे पास लोड स्टोन है, ठीक है, अगर इसको हम रोप से फ्रीली हैंग कर दें, ठीक है, तो ये खुद नेचुरली, यानी कि ये जो लोड स्टोन होगा, अगर इसको हम रोप से क्या कर दें, फ्रीली हैंग कर दें स्पेस में, तो ये नेचुरली अपने एक एंड को अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करवा देगा, और दूसरे एंड को अर्थ के साउथ पोल की तरफ नेचुरली क्या कर देगा, अट्रैक्ट करवा देगा, ठीक है। अगर आपके पास एक लोड स्टोन का एक पीस है, ठीक है, अगर उसको आप हैंग कर दें फ्रीली रोप के साथ, तो उसका जो एक एंड होगा वो नेचुरली अर्थ के, यानी नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दूसरा एंड उसका अर्थ के साउथ पोल की तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इट्स मीन इसके अंदर नेचुरली हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। अब जो हमारे पास लोड स्टोन है, जिसको मैंने कहा है कि मेरे पास नेचुरली मैग्नेटाइज रॉक है, अब जैसे जैसे इसके बारे में स्टडीज़ होती गई, जैसे जैसे इसके बारे में नॉलेज आता गया, तो नाउ अडेज़ आजकल, ठीक है, आजकल की साइंस में इस लोड स्टोन को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम एक और लफ्ज़ से जानते हैं, मैग्नेटाइट, इसको मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको मैग्नेटिक आयरन और भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास लोड स्टोन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, इसको आयरन ऑक्साइड भी पढ़ते हैं हम, इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं, या इसे मैग्नेटिक आयरन और भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में ये जो हमारे पास लोड स्टोन है या मैग्नेटाइट है या आयरन ऑक्साइड है, इसको केमिस्ट्री में इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास Fe3O4, Fe3O4 आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक लोड स्टोन का नेचुरली मैग्नेटाइज रॉक है, जिसके अंदर नेचुरली हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या की जाती है, पाई जाती हैं। अब ये जो अर्लियर डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, दीज अर्लियर डिस्कवरीज, यानी कि ये जो हमारे पास अर्लियर डिस्कवरीज हुई थी, किसकी, इन मिनरल्स की, ठीक है, इन अर्लियर डिस्कवरीज ने एक इंटरेस्ट डेवलप किया, इन अर्लियर डिस्कवरीज ने क्या किया, एक इंटरेस्ट डेवलप किया टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए इन अर्लियर डिस्कवरीज ने क्या किया, इंटरेस्ट डेवलप किया। तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं, दीज अर्लियर डिस्कवरीज developed in interest in these earlier discoveries develop an interest to study the properties of magnetism। यानी कि ये जो हमारे पास अर्लियर डिस्कवरीज हुई थी, जिस तरह ये हमारे पास एक लोड स्टोन को डिस्कवर किया गया था, जो एक नेचुरली मैग्नेटाइज रॉक था, ये बाकी इसको पाया गया, बाकी मैग्नेटिक मटेरियल्स को और आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारे पास अर्लियर डिस्कवरीज हुई थी, इन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप किया मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने का, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के में इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट डेवलप किया। इसी तरह एट 19th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे, 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए थे एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे और जितने भी कंपाउंड्स थे, उनको टेस्ट कर लिया था,
फॉर देयर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हैड टेस्टेड ऑल नोन एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स फॉर देयर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। यानी कि जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे और जितने भी हमारे पास नॉन कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनको टेस्ट कर लिया था फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक बिहेवियर, उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हैड टेस्टेड ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट्स ने जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स थे या जितने भी हमारे पास नॉन कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनको टेस्ट करके उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर ली थी मुकम्मल। जिसके बाद एज अ रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट में जितने भी हमारे पास मटेरियल्स थे उनको कैटेगराइज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक बिहेवियर्स। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, यानी इसके नतीजे में ये जो उन्होंने टेस्टेड किए थे सारे नॉन एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, इसकी बेसिस पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, ठीक है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट these magnetic materials are categorized, are grouped into category based, यानी कि जितने भी हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, ठीक है, उनको फिर ग्रुप में कर दिया गया था कैटेगरीज बेस्ड में, ठीक है, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस में उनको क्या कर दिया गया था, कैटेगराइज कर दिया गया था। अब वो कैटेगरीज हमारे पास कुछ इस तरह थी। कुछ हमारे पास जो मटेरियल्स थे, ठीक है, वो हमारे पास पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। कुछ हमारे पास डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और कुछ हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे। अब ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे, इनको यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द मटेरियल्स विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स थे जो हमारे पास मैग्नेट के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते थे। अब फॉर एग्जांपल ईजी, अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल की तरफ जाएं तो ये हमारे पास था एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये ऐसे मटेरियल्स थे, ठीक है, एल्यूमिनियम, टिन और मैग्नीशियम, ये ऐसे मटेरियल्स थे जो हमारे पास मैग्नेट्स के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते थे। अब ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे, ये जो हमारे पास क्या थे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें मेरे पास एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, इनकी जो हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी थी, देयर रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी स्मॉल, देयर रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी स्मॉल। इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या थी, वेरी स्मॉल थी बट पॉजिटिव, लेकिन थी वो क्या, पॉजिटिव थी। अब जिस तरह हम परमिटिविटी को डिस्कस करते थे, रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस करते थे, उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हम परमिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
परमिटिविटी का था, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिज्म में किसका है, परमिबिलिटी का है। तो जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे ये ऐसे मटेरियल्स थे विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट्स, जो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते थे। इनकी जो मेरे पास परमिबिलिटी थी, रिलेटिव परमिबिलिटी थी, वो हमारे पास क्या थी, वेरी स्मॉल थी, बट वो क्या थी हमारे पास पॉजिटिव थी, बट वो हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते थे जब इनके अगेंस्ट यानी इनके सराउंडिंग में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्या की जाए, प्रोड्यूस की जाए। यानी जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे ये सिर्फ उस वक्त मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते थे जब इनके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस की जाए, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाए, तब ये हमारे पास स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते थे। उसके अलावा ये हमारे पास क्या थे, नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट थे। और इनकी एग्जाम्पल मेरे पास क्या, एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम एटसेट्रा है। इसके बाद सेकेंड हमारे पास है डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे थे विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं द मटेरियल विच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, यानी ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से क्या होते थे, रिपेल्ड होते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें, ठीक है, बिस्मथ, लेड, कॉपर, वुड, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो थे हमारे पास, ये क्या थे, हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स थे। अब ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स थे इनकी जो मेरे पास परमेबिलिटी थी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, वो स्लाइटली लेस देन 1 थी। वो उनकी जो वैल्यू थी इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी की, वो हमारे पास क्या आ रही थी, स्लाइटली लेस देन 1। देयर रिलेटिव permeability is slightly less than 1, less than 1। जितने भी हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनकी जो हमारे पास परमेबिलिटी थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, स्लाइटली लेस देन 1 आ रही थी, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास कौन सी जीती थी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स थे विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। दोज मटेरियल्स या मिनरल्स भी आप कह सकते हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हमारे पास मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करते थे, स्ट्रांगली क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जिसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल स्टील, ठीक है, कोबाल्ट, इसी तरह इसके अलावा हम कह सकते हैं जी आयरन, ठीक है, आयरन एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे, ठीक है, जो स्ट्रांगली मैग्नेट के साथ क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी थी, ठीक है, वो हमारे पास बहुत हाई थी, ठीक है, वो हमारे पास उसकी जो रेंज थी वो 100 से लेके 1000 तक थी, ठीक है। देयर रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी हाई, ranging from several hundred to thousands, यानी इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी थी वो हमारे पास सेवरल हंड्रेड से लेके 1000 तक उसकी रेंज क्या आ रही थी। तो ये हमारे पास वो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे जिसको एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इसको अगर हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करें, इस सारी डिस्कशन को आगे हम अगर क्या करें, फर्दर एक्सप्लेन करें, तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब असल चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के बाद इन 1820 a scientist named
हेन्स ओर्स्टेड, यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के बाद 1820 में एक साइंटिस्ट था हेन्स ओर्स्टेड, उसने ये बात पॉइंट आउट की, यानी हेन्स ओर्स्टेड पॉइंटेड आउट दैट अ करंट कैरिंग वायर कैन डिफ्लेक्ट अ नियर बाय कंपास नीडल, यानी एक जो करंट कैरिंग वायर है वो नियर बाय कंपास नीडल को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन 1820 अ साइंटिस्ट नेम हेन्स ओर्स्टेड पॉइंट आउट दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ नियर बाय कंपास नीडल, डिफ्लेक्ट्स नियर बाय कंपास नीडल, यानी कि ओटो हेन ने ये बात पॉइंट आउट की कि जो एक करंट कैरिंग वायर होती है, ठीक है, वो एक नियर बाय कंपास नीडल को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब कंपास नीडल आपने लैब्स में देखी होगी, जिस तरह मेरा घड़ी का ये डायल है, इसकी तरह की एक छोटी सी आपके पास कंपास नीडल होती है जिसके अंदर आपके पास मैग्नेट की नीडल्स लगी हुई होती हैं, एक के ऊपर नॉर्थ पोल लिखा होता है, एक के ऊपर साउथ पोल रखा होता है, ठीक है। तो उसने जब उस कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के करीब लाया तो उसने ये बात ऑब्जर्व की, ये पॉइंट आउट किया कि जो हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है ये इस कंपास नीडल को क्या कर लिया, डिफ्लेक्ट कर ली है। तो कंपास नीडल के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट उसी वक्त करती है जब उसको क्या मिल रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ओटो हेन ने ये जो हेन्स ओर्स्टेड है इसने 1820 में ये बात पॉइंट आउट की थी कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर होती है वो नियर बाय कंपास नीडल को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टेड ऑन इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास डिफ्लेक्ट्स ओनली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होती है नीडल की वो डिफ्लेक्ट उसी वक्त करती है जब उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। दिस मीन्स दैट द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला गया कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर होती है उसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस मीन्स दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। करंट कैरिंग वायर क्या करती है, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहती है जिस वक्त तक उस करंट कैरिंग वायर से हमारे पास क्या होता है, करंट पास हो रहा है। दिस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस वक्त तक एग्जिस्ट करती है व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उस करंट कैरिंग वायर के या करंट कैरिंग कंडक्टर के उस वक्त तक रहेगी जब तक उस करंट कैरिंग वायर से हमारे पास क्या होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ वायर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे पास उस करंट कैरिंग वायर के क्रॉस हमारे पास करंट क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। जैसे ही करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो करना स्टॉप करेगा तो उस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बात किसने पॉइंट आउट की थी, 1820 में हेन्स ओर्स्टेड ने ये बात पॉइंट आउट की थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद एक साइंटिस्ट था ओर्स्टेड ने, हेन्स ओर्स्टेड उसका पूरा नाम था, उसने ये बात पॉइंट आउट की थी कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर आपके पास होती है, ठीक है, जब उस वायर से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट पास कर रहा होता है, तो उसके सराउंडिंग में अगर आप किसी मैग्नेटिक कंपस को रखें तो वो उस मैग्नेटिक कंपस को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो कंपस की नीडल हमारे पास उसी वक्त डिफ्लेक्ट करती है जब उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। इट्स मीन कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर होती है उसके सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उस वक्त तक रहती है जब तक हमारे पास उस करंट कैरिंग वायर में से करंट क्या करता है, फ्लो करता है।
अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आया हमारे पास करंट कैरिंग वायर के लॉन्ग, ठीक है, तो उधर से ही फिर हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मज़ीद पजीराई मिली, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म, यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम सारे का सारा फोकस इसी चीज़ पे रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यही हमारा इस चैप्टर का क्या है, मेन थीम है, इसी को हमने क्या करना है, यहाँ पे फोकस रखना है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, फिर उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, आज इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। जिस तरह चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरह मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द रीजन, स्पेस और एरिया अराउंड अ मैग्नेट आर अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, द रीजन, एरिया और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट आर करंट कैरिंग वायर where its effect can be felt is called मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी वो मैग्नेट के राउंड भी हो सकती है, और अभी हमने डिस्कस करके आए हैं करंट कैरिंग वायर के राउंड भी क्या हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे उसके इफेक्ट को क्या किया जाता है, फेल्ट किया जाता है बाय प्लेसिंग अ कंपास नीडल और बाय प्लेसिंग अ टेस्ट मैग्नेट को भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, लाइक वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसी तरह इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, ठीक है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग वायर के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट आप करते हैं एक वेक्टर बी से। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर बी। यानी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग वायर के अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर बी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर बी। इस वेक्टर बी को हम क्या कहते हैं, नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर बी से उस पॉइंट पे। और वो जो बी होता है हमारे पास, उसका क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन को वो शो कर रहा होता है, या उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग वायर के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैन बी डिटरमाइन बाय मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स से डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बी, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसको हम डिटरमाइन किससे करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स से डिटरमाइन करते हैं, जो उस पॉइंट के ऊपर, उस टेस्ट मैग्नेट के ऊपर क्या हो रही होती है, एक्सर्ट हो रही होती है, विच exerted on a test magnet at that point in a field। अब इसको देखें, बात को समझ लें। मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, स्फीयर की फॉर्म में नहीं होती, चार्जेस के अराउंड स्फीयर की फॉर्म में होती है। तो देखें, तो ये अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक डॉट डाल दिया, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन की या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम उसकी वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स से। यानी इस पॉइंट के ऊपर जितनी मैग्नेटिक फोर्स किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही होगी, वो इस पॉइंट पे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक इंडक्शन को या इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर रही होगी, शो कर रही होगी, जो चीज़ हमने ये सामने आपके लिखी है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, उसको फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके दोनों एंड्स को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें से करंट मेरे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस करंट कैरिंग वायर के लॉन्ग अगर आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि जब इससे करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जिसके मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, क्लास 10 में भी आप इसको पढ़ के आए, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके अलांग मैं एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कार्डबोर्ड गत्ता, ठीक है, इस कार्डबोर्ड के अंदर से मैं क्या कर देता हूँ, इस करंट कैरिंग वायर को पास करवा देता हूँ। तो आप जैसे ही ये करंट कैरिंग वायर को इस कार्डबोर्ड से पास करवाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आयरन के पीसेस लें, आयरन पीसेस ऑफ आयरन लें, जो इस कार्डबोर्ड के ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें, आयरन पीसेस स्प्रिंकल ऑन कार्डबोर्ड, यानी कि आयरन के पीसेस को इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़क दें, जिस तरह पानी आप छिड़कते हैं अपने हाथ से, ठीक है, इस तरह इन आयरन के पीसेस को हाथ में पकड़ के इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़क दें। इस तरह जैसे ही आयरन के पीसेस कार्डबोर्ड के ऊपर आप इस तरह स्प्रिंकल करेंगे, तो आप इस कार्डबोर्ड को टैप करें, हिलाएं। जैसे ही आप इस कार्डबोर्ड को हिलाएंगे, तो सारे के सारे जो हमारे पास ये आयरन पीसेस होंगे, सारे के सारे हमारे पास जो क्या होंगे, आयरन पीसेस, ये इस वायर के लॉन्ग इस तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म अख्तियार कर लेंगे। ये इस वायर के लॉन्ग किस तरह किसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही होंगी, शो कर रही होंगी। ये हमारे पास किसको शो कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही होंगी। अब जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे पास जो जितना हम वायर के क्लोज होंगे,
ठीक है, तो उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही हमारे पास इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वायर की डिस्टेंस को जितना क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहूँ तो ये मेरे पास वायर के करीब होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना हम दूर जाते जाएंगे वायर से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारे पास उतनी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ये हमारे पास बेसिकली किसकी डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड करें, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, लेट्स सपोज दिस इज करंट कैरिंग वायर, दिस इज करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे ये मेरे पास टॉप टू बॉटम करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके क्रॉस अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करना चाहूँ, तो मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा। ग्रैस्प दी वायर विद योर राइट हैंड, कर्लिंग दी फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलॉन्ग दी वायर, यानी इस आपकी जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, इनको कर्ल कर लें, किसके अलॉन्ग, करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग। और ये जो थंब होगा, थंब, दी थंब पॉइंट्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब हमारे पास करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेंगी, शो करेंगी। तो राइट हैंड रूल क्या है हमारे पास, कर्ल दी फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फिंगर को क्या करें, कर्ल करें अलॉन्ग दी वायर, वायर के अलॉन्ग, ठीक है। जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा हमारे पास करंट की डायरेक्शन को, वेयर एज कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को करेंगी, इंडिकेट करेंगी। तो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड along a wire, the thumb points या indicate भी आप कह सकते हैं the direction of current while curling finger indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कर रही होंगी, इंडिकेट कर रही होंगी। तो इस वायर के अलॉन्ग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करें तो वो हमारे पास इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। किस तरह आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वायर के अलॉन्ग। जब करंट हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा होगा, ये करंट की जब डायरेक्शन होगी तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इफ़ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन हम इस तरह कर दें, ठीक है, तो फिर हम इस तरह राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड होगी और हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होंगी। तो फिर हमारे पास इस वायर के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया, ठीक है। फिर जो हमारे पास डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल से कैटेगरीज हुए थे जिसमें हमने परमानेंट मैग्नेट, डाई मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या डिस्कस किया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया, ठीक है। फिर एक करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस किया, करंट की डायरेक्शन को डिस्कस किया। इसके अलॉन्ग किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी, किसी किस्म का भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो हमारे पास इसी को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक हम केस लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।